एवरीवन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसमें पहले 4 मेरे लेक्चर हो चुके हैं। आज मेरा ये 5th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रोल्स थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं रोल्स थ्योरम की कंडीशंस। इनिशियली रोल्स थ्योरम को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है। ये फंक्शन किसी एक इंटरवल क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। वो मैं एक एक कंडीशन यहाँ लिखता हूँ कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a, b, एंड सेकंड कंडीशन इज इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in open interval a, b, and the third condition, if this function is such that its value at the boundary points are equal, means f of a is equal to f of b. So these three conditions are known as preconditions in Rolle's theorem. अब ये प्री कंडीशन क्या है और पोस्ट कंडीशन क्या है ये आप समझ लेंगे। प्री कंडीशन मतलब रोल्स थ्योरम कुछ आगे रिजल्ट बताने वाला है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होने वाला है। तो ऐसा हुआ, ये जो गिवन कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं प्री कंडीशंस। तो ये वो 3 प्री कंडीशंस है कि अगर किसी फंक्शन ऐसा दिया गया कि जो क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूस है, अगर ये यही फंक्शन उसी इंटरवल में लेकिन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन के वैल्यू ये बाउंड्री पॉइंट्स में इक्वल है, तो क्या वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर ये फंक्शन f(x) द्वारा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये अगर प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये होता है कि इस इंटरवल a, b के अंदर एक ऐसा पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा c, उसको हम c मानते हैं। ऐसा एक पॉइंट c इस a, b के अंदर ज़रूर मिलेगा कि जहाँ पर ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स f' ये रहेगा 0। तो ये है वो पोस्ट कंडीशन। तो इसको अगर हम इफ देन के फॉर्म में समझने की कोशिश करें कि फॉर ए फंक्शन f of x, इफ these 3 conditions are satisfied, then we can definitely find a value c in between a and b such that its f' is equal to 0 at that point। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकली रोल्स थ्योरम। मैथमेटिकली आपको ये याद रखना है। अब इसको ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी हम समझने वाले हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के लिए मैथमेटिकली यही कंडीशन को समझ लेना। तो स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम पे बेस्ड अगर हम लोगों को प्रॉब्लम पे ध्यान देना है तो आप लोगों को यही सारे कंडीशन सबसे पहले ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। यही मैथमेटिकल कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है जियोमेट्रिकल कंडीशंस। तो मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि रोल्स थ्योरम में क्या है कि ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं कि कोई ये फंक्शन f(x) दिया हुआ है, ये क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ये ओपन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और बाउंड्री पॉइंट्स a और b में अगर दोनों की वैल्यू f of a और f of b सेम है, इक्वल है, तो फिर हम ज़रूर एक ऐसा पॉइंट c फाइंड कर सकते हैं a, b के बीच में जहाँ पर होता क्या है f' इक्वल टू 0। ये एक्चुअली रिजल्ट है। तो ये दोनों मिला के बनता है रोल्स थ्योरम। अगर मैं मैथमेटिकली उसको बोलूँ कि इफ फॉर ए फंक्शन y इक्वल f of x, the function is continuous in a closed interval a, b, the function is differentiable in an open interval a, b, and if f of a is equal to f of b, then we can definitely find a point c belonging to a, b such that f' equal to 0। यही है उसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल कंडीशन अगर आप पता कर सकते हैं, ठीक से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो प्रॉब्लम आप आसानी से डील कर सकते हैं। वैसे इस रोल्स थ्योरम को ज्योमेट्रिकली एक अच्छे तरीके से समझने का एक मौका है हमारे सामने, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर उसका ग्राफ बनाया हुआ है, और a, b यानी क्लोज इंटरवल a, b यहाँ से यहाँ तक है, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। ओके, ये जो 2 लाइन आपको दिखता है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट a एंड b। तो f ऑफ a और f ऑफ b, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली फंक्शन जो है ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स। नंबर 1 कंडीशन, अगर ये फंक्शन a, b के अंदर कंटिन्यूस है, तो आपको यहाँ दिखता है, मैंने जो ग्राफ बनाया है इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है, कोई होल नहीं है, तो a, b के अंदर ये कंटिन्यूस है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा है डिफरेंशिएबल, इसके बीच में ये दोनों a और b के बीच में अगर ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है, तो डिफरेंशिएट करना पॉसिबल है मतलब वहाँ पर के बीच में हर एक पॉइंट पे हम
टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंशिएबल कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ। तो ये भी कंडीशन है कि इस पर हम बीच में किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब बाउंड्री पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है, मानते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है, आपको दिखता भी है फिगर से कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, तो ये दोनों, उसके बाद ये तीसरा कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि ए और बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट सी, बीच में मतलब एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट नहीं, वो इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो ए और बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट सी हम ज़रूर फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा। अब एक्स एक्सिस को पैरेलल रहने का मतलब होता है कि उसका स्लोप होता है ज़ीरो। अब स्लोप ज़ीरो का मतलब एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इज ज़ीरो। तो एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, इसका मतलब होता है एफ डैश सी, जिसका वैल्यू होता है ज़ीरो। तो इनडायरेक्टली एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू सी शुड बी ज़ीरो। तो ये आपको दिखता है यहाँ पर कि ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है एक्स इक्वल टू सी इस पॉइंट पर बिटवीन ए एंड बी, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप ज़ीरो है, इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो फिगर है, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। So without wasting time, let us begin with some problems. First example, check whether the conditions of Rolle's theorem are satisfied by fx equal to x cube minus 5x square plus 3x plus 2, x belongs to 0,3/2। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन, ये फंक्शन 0 से लेकर 3/2 इस इंटरवल के अंदर रोल्स थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। रोल्स थ्योरम प्रूव नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ कंडीशंस सेटिस्फाई करते कि नहीं वो चेक करना है। अब कंडीशन चेक करने के लिए एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले उस फंक्शन को मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो वेरी क्लियर, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कंटिन्यूटी, इस चैप्टर में हमने देखा है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने के कारण ये किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूअस रहेगा, तो 0,3/2 में भी ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस कारण से ये कंटिन्यूअस है। सेकेंडली, इसको अगर हम ओरली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो ये 6x² माइनस 10x प्लस 3, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तीसरा हमें करके देखना होता है। तो कुछ कुछ बातें हम लोगों को तो ओरली आ जाता है, ऑब्जर्वेशन से आ जाता है। तो इसको लिखना कैसे, तो वो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। फंक्शन is a polynomial function, ये एक polynomial function है, and interval is close interval 0,3/2। तो ये दिया हुआ है। अब नंबर 1, fx being a polynomial function is continuous in क्लोज इंटरवल 0,3/2। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस कारण से 0,3/2 में ये कंटिन्यूअस है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,3/2। ओरली हमने देख लिया था कि ये डिफरेंशिएशन करने लायक है, तो हमने दूसरा लिख दिया। अब एक बात आपको स्पेशली ध्यान देना है कि कंटिन्यूटी लिखते वक्त क्लोज इंटरवल लिखना है और डिफरेंशिएबिलिटी लिखते वक्त ओपन इंटरवल लिखना है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है। अब तीसरे कंडीशन के लिए हम लोगों को बाउंड्री पॉइंट पे, मतलब 0 पे और 3/2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखना है और हमें देखना है कि वो दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, पहला बाउंड्री पॉइंट 0 है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो ये हो गया एफ ऑफ 0, जिसका आंसर आएगा ये है 0, ये है 0, ये है 0, तो ये आएगा 2। उसके बाद दूसरा बाउंड्री पॉइंट है 3/2, तो एफ ऑफ 3/2 इज इक्वल टू, इसके बाद हम ऐसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर 3 क्यूब 27/2 क्यूब 8,
9/4, 9/2 प्लस 2, फिर ये मल्टीप्लाई करें 54, 45/4। इस तरीके से एलसीएम पहले 3 टर्म के लिए करते हैं, तो ऐसा आएगा +2। तो ये जो है 54 + 36 ये 90 आता है, +90 - 90 0, 0/8 इज 0, 0 + 2 इज 2। तो आप देख सकते हैं कि देयरफॉर f(0) इज इक्वल टू f(3/2)। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आता है 2। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कंटिन्यूस है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड डिफरेंशिएबल है, थर्ड कंडीशन में f(0) इक्वल टू f(3/2), मतलब f(a) इक्वल टू f(b). तो इस तरीके से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर दिस गिवन फंक्शन Rolle's conditions of Rolle's theorems are satisfied. So we can write here, therefore the conditions of Rolle's theorem are satisfied by f of x. That's all. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर f(x) दिया है x² - 2x + 3, x बिलोंग्स टू 1, 4। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन ये भी रोल्स थ्योरम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। फिर से एक बार रोल्स थ्योरम हमें प्रूव करके दिखाना नहीं है, सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं ये हमें बताना है। तो आंसर में हम देखते हैं गिवन फंक्शन इज, ये हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। आप इसको ऑब्जर्व करके देखिए कि ये जो फंक्शन है ये फिर से एक बार पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये इंटरवल में भी ये कंटिन्यूअस रहेगा। सो हम ये लिख सकते हैं नंबर 1 में f(x) being a polynomial function is continuous in closed interval 1, 4। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फिर सेकंड, अब फिर से एक बार ओपन इंटरवल 1, 4 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएट तो आसानी से कर सकते हैं, 2x - 2 डिफरेंशिएट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम इसे यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 4। अब थर्ड कंडीशन, बाउंड्री पॉइंट है 1 और 4, तो f(1) इज इक्वल टू, आप यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर सकते हैं 1² - 2 × 1 + 3, जिसका आंसर आएगा 3 + 1 4 - 2 2। दूसरा बाउंड्री पॉइंट है 4, तो 4 पे आप f(x) फाइंड करेंगे, तो f(4) इज इक्वल टू 4² - 2 × 4 + 3 इज इक्वल टू, तो 4² इज 16, 16 + 3 19, 19 - 8, 19 - 8 इज 11। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। दैट्स वाई f(1) इज नॉट इक्वल टू f(4). थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। दैट मीन्स ओवरऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। सो ड्यू टू दिस थर्ड कंडीशन, देयरफॉर the conditions of Rolle's theorem are not satisfied by f of x. That's all. अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करना था कि रोल्स थ्योरम के कंडीशंस वो दिए गए फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, बस इतना ही था। यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली रोल्स थ्योरम जो है वेरीफाई करके दिखाना है, यानी कि इफ़ के बाद वाले कंडीशन और देन के बाद वाले कंडीशन दोनों आपको सेटिस्फाई करके दिखाना है। आपको वो पॉइंट सी वो भी ला के दिखाना है 0 और 4 के बीच में। ओके, तो शुरुआत करते हैं। गिवन पिछले क्वेश्चन की तरह शुरुआत के जो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है वो सब हमें एज इट इज़ करते जाना है, उसके बाद कुछ एडिशन होगा वो हम देखेंगे, तो वो सब करते हैं। तो ये f(x) दिया है, इंटरवल है 0, 4। तो हमें पहले कंटिन्यूटी के बारे में बोलना है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोलना है, फिर हमें बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में बोलना है। तो पहला वाला क्या दिखता है कि ये फिर से एक बार पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, वही हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is continuous on
क्लोज इंटरवल 0,4, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी, बात वही पे आ जाती है कि इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो 2x - 4 इस इंटरवल के अंदर आराम से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ इतना लिख देना है कि fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,4, ये दूसरा। तीसरा कंडीशन बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो थर्ड कंडीशन में f(0) फाइंड करना है, तो f(0) विल बी 0 स्क्वायर - 4 × 0 + 10, तो क्लियरली ये 0 + 10 मीन्स 10 आएगा। और दूसरे बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू f(4) इज इक्वल टू, तो 4 सब्सटीट्यूट कर देना है, 4 स्क्वायर - 4 × 4 + 10 इज इक्वल टू, तो ये 4 स्क्वायर 16, 16 - 16 0 हो गया, + 10 तो इज इक्वल टू 10 आ गया। तो क्लियरली f(0) और f(4) की वैल्यू सेम है, वी विल रिपोर्ट दैट f(0) इज इक्वल टू f(4). तो फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स प्राइमरी कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो जब प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या हमें करना होता है आगे हमें एक ऐसा पॉइंट 0,4 के बीच में लाके दिखाना होता है जहां पर ये फंक्शन के डेरिवेटिव 0 होता है। दैट मीन्स f' शुड बी इक्वल टू 0। तो वो काम हम आगे शुरुआत करते हैं। देयरफॉर all conditions of Rolle's theorem are satisfied। अब आगे इंपॉर्टेंट है, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied and therefore there exists a point C, therefore there exists a point C belonging to, अब हमारे लिए है 0,4 such that f' इज इक्वल टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक ऐसा C फाइंड करके दिखाना है। तो शुरुआत करते हैं f' से। नाउ f' इज इक्वल टू उसका डिफरेंशिएशन 2x - 4, इसमें हम वैल्यू C सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर f' इज इक्वल टू 2 × C मतलब 2C - 4। अब हमारे पास कंडीशन है कि f' इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई अगर करें, सो देयरफॉर f' इज इक्वल टू 0 गिव्स और इम्प्लाइज 2C - 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 2C इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 2। तो ये जो है हमारा C का वैल्यू आया हुआ है 2, पर हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जो C है ये हमारा दिया गया जो इंटरवल है उसके बीच का है कि नहीं। तो ये जो 2 है ये क्लियरली 0 और 4 के बीच का है। तो सक्सेसफुली हमने वो पॉइंट लाके दिखाया जहाँ पर f' 0 है। सो देयरफॉर इन दिस C इज इक्वल टू 2, दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,4। इसीलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और हमने जो देन के बाद का कंडीशन वो भी सेटिस्फाई करके दिखा दिया। हमने एक पॉइंट C ला के दिखाया जो कि 0,4 के अंदर है एंड देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट कॉन्वर्स क्वेश्चन, गिवन एन इंटरवल a, b that satisfies the hypothesis of Rolle's theorem for the function f(x) = x³ - 2x² + 3, it is known that a = 0, find the value of b। तो इस क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया गया है, इसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करना है। इसमें बताया गया कि रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होता है। तो हमें ये जो इंटरवल a, b दिया है अननोन फॉर्म में, उसमें a की वैल्यू दिया है 0, हमें b की वैल्यू फाइंड किया है। तो ऑलरेडी रोल्स थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई होता हुआ दिया हुआ है, उसी का इस्तेमाल हम करते हैं इस तरीके से। सो गिवन f(x) इज इक्वल टू x³ - 2x² + 3, ओके। तो सिंस Rolle's hypothesis are satisfied, therefore f(x) is continuous in closed interval a, b
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके हम ए और बी यानी बी फाइंड करने वाले हैं। अब इसमें ए की वैल्यू दिया हुआ है 0, बट ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यू कैन राइट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ 0 मतलब क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें हम एक्स की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो ये एफ ऑफ 0 पे अगर वैल्यू डालें, ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 0 - 0 + 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब ये फंक्शन में एक्स के बदले में हमें एक्स इक्वल टू बी डाल देना है। तो विल गेट बी क्यूब - 2b² + 3। तो सीधा सीधा हम आगे इसको लेके जा सकते हैं इस तरीके से, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट b³ - 2b² = 0। इसमें से हम b² कॉमन ले सकते हैं, b² × b - 2 = 0। So this gives either b is equal to 0 और b is equal to 2। तो ये 0 एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है, लेकिन इसमें से 0 वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है a, b। अगर ऑलरेडी a की वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू b की वैल्यू भी 0 होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से b की वैल्यू 0 होना पॉसिबल नहीं है, यहाँ मेंशन करते हैं, बट b is not equal to 0, therefore b is equal to 2। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x sin x - cos x ऑन क्लोज इंटरवल π/4, 5 π/4। तो इसमें ये रेगुलर क्वेश्चन है, हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करके दिखाना है। तो विल बिगिन विथ गिवन एफ एक्स को रिपीट किया हमने। अब इसके आगे हमें एक एक कंडीशन जो प्री कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके दिखाना है। प्री कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और इसमें बाउंड्री पॉइंट्स में वैल्यू सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस कैसे है। तो ये कंसेप्चुअली समझने वाली बात है। अब देखिए ये एफ एक्स जो फंक्शन है ये बना हुआ है e टू द पावर x से, sin x से और cos x से। ये 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कंटिन्यूटी चैप्टर में ये कंसेप्ट हो गया है कि अगर कोई फंक्शन 3-4 फंक्शन से मिलकर बनता हो और सारे फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर ये e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, sin x cos x फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। एज ए रिजल्ट ये इतने सारे फंक्शन से बनने वाला ये जो कंपोजिशन है ये फंक्शन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं कि हियर e टू द पावर x sin x cos x are continuous functions and therefore fx is also a continuous function on क्लोज इंटरवल π/4, 5 π/4। तो ये पहला प्री कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा के दिखाया। दूसरा, अब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये हम बताते हैं अभी। अब ये फंक्शन के लिए ये e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट है, मतलब ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है और इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं होने की वजह से उस इंटरवल में इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव वैलिड भी रहेगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल π/4, 5 π/4 है। तो 2 प्री कंडीशन लिख दिया हमने। तीसरा कंडीशन क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ एफ ऑफ पहला वैल्यू π/4 पे हमें निकलना है। एफ ऑफ π/4 इज इक्वल टू, अब इसके लिए हम यहाँ पर π/4 डाल देते हैं, e टू द पावर π/4 sin π/4 माइनस cos π/4। तो ये है एफ ऑफ π/4। आगे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इज e टू द पावर π/4 एज वी नो दैट sin π/4 cos π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 है। तो ये 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये आंसर आएगा 0। तो दिस इज e टू द पावर π/4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0।
तो π/4 पे फंक्शन की वैल्यू है 0। अब हम 5π/4 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेकेंड पॉइंट इज f ऑफ 5π/4 इज इक्वल टू e⁴ 5π/4 into sin 5π/4 minus cos 5π/4. Now let us find the value of this. So this is e⁴ 5π/4. Now sin 5π/4 is minus 1/√2. Cos 5π/4 is also minus 1/√2. So minus of minus 1/√2. You see, this is π/4 and this angle is 1, 2, 3, 4, 5. This is 5π/4. So the angle 5π/4 is in the third quadrant. In third quadrant, sin and cos both the ratios are negative. As a result, the values are minus 1/√2 and minus 1/√2. So this gives e⁴ 5π/4 minus 1/√2 plus 1/√2. That gives e⁴ 5π/4 into 0, that is 0. So in this case we can say that value of this function is also 0, and therefore we can write f of π/4 is equal to f of 5π/4. तो आगे हमारा क्लेम ये रहेगा कि रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं. सो देयरफॉर all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Therefore there exists a point C belonging to closed interval π/4 to 5π/4 such that f'(c) is equal to 0. ये इम्पोर्टेंट है. तो ये हमारा क्लेम है. इस तरीके से हम C फाइंड करने वाले हैं. हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी है, वो करते हैं. नाउ f'(x) इक्वल टू, अब इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल से फाइंड करना पड़ेगा. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि cos x प्लस sin x. First into derivative of second plus second into derivative of first as it is e⁴x. तो ये है हमारा f'(x). इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम और आगे ऐसा कर सकते हैं. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. नेक्स्ट स्टेप में आगे इसमें से cos x and minus cos x gets cancelled. t⁴x into sin x plus sin x, 2 sin x. So that is 2 e⁴x sin x. तो ये हमारा f'(x) है. अब ये f'(x) यूज़ करके हम f'(c) = 0 ये कंडीशन यूज़ करने वाले हैं. कैसे? उसमें c डाल देंगे. सो देयरफॉर f'(c) is equal to 0 gives, तो कैसा होगा 2e⁴c sin c is equal to 0. f'(c) मतलब f'(x) में x की वैल्यू c डाल देना. और ये कंडीशन हमारे हाथ में है f'(c) = 0. तो ये अप्लाई करने के लिए हम ऐसा करेंगे. f'(c) = 0 मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हम x के बदले में c डाल देंगे. सो 2e⁴c into sin c = 0. अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता कभी भी. इसका वैल्यू 0 से ऊपर ही रहता है. तो इस कारण से ये वैल्यू अगर 0 नहीं है, इसका मतलब sin c की वैल्यू 0 है. 2 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है. दैट मीन्स ओनली sin c is equal to 0. सो दिस गिव्स sin c is equal to 0. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में ये देखा होगा आप लोगों ने कि sin x is equal to 0 implies x equal to n pi. तो ये है इसका सॉल्यूशन. इस कारण से यहाँ पर भी वही होगा. दिस implies c is equal to n pi, n belongs to z. इसका मतलब c की वैल्यू है 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एट्सेट्रा. तो ये प्राइमरीली c की वैल्यू है. ना फ्रॉम ऑल द वैल्यूज़ ऑफ c आप देख सकते हैं कि 0
या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ इंटरवल π/4, 5π/4 के बीच में है, वही हमारा आंसर रहेगा। तो ये 0 जो है π/4 और 5π/4 के बीच में नहीं रह सकता। फिर माइनस पाई नेगेटिव वैल्यू भी इसके अंदर नहीं है, प्लस पाई उसके अंदर है, इस कारण से पाई एक आंसर हो सकता है। उसके आगे -2π, +2π, +3π, -3π, ये भी कोई भी वैल्यू वो उस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करते, मतलब उसके अंदर का नहीं है। तो एक ही वैल्यू है पाई, तो पाई हमारा वैल्यू है, वो हम अभी रिपोर्ट करने वाले हैं। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर कि पाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/4, 5π/4 and therefore C is equal to pi and therefore रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन रह सकता है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड मैंने तो लिख दिया, तो कौन से केस में रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा? तो वो ये है कि ये जो हमने C की टेंटेटिव वैल्यूज़ लाए हैं यहाँ पर, ये C में से अगर पता चला कि एक भी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर नहीं है, उस केस में हम बोलेंगे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करके कोई भी C की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इस कारण से रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होता। अगर प्री कंडीशन सेटिस्फाई हुए भी तो भी सक्सेसफुली C की वैल्यू इस इंटरवल में से नहीं आने के कारण से रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई उस केस में नहीं होगा। इस प्रॉब्लम में हम सक्सेसफुली निकाल पाए हैं, इस कारण से रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया है। दैट्स ऑल। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = sin x + cos x + 7 x belongs to 0 to 2π। अब कुछ क्वेश्चन मैं ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, जिसमें से हो सके तो मैं हिंट देकर आगे जाऊँगा, पूरा एक्चुअल सोल्यूशन ना लिखते हुए, ताकि आपको समझ में आए। तो गिवन f(x) = sin x + cos x + 7 in क्लोज इंटरवल 0, 2π। तो प्री कंडीशन जो है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो f(x) sin x और cos x और 7 से बने, 7 कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस, cos x कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस, sin x इज आल्सो कंटिन्यूस। देयरफॉर f(x) इज इन क्लोज इंटरवल 0 to 2π। देन sin x के डेरिवेटिव cos x के डेरिवेटिव माइनस sin x, 7 के डेरिवेटिव 0, और इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इस कारण से ये डिफरेंशियल भी है। देयरफॉर f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2π। और तीसरा बाउंड्री कंडीशंस, f(0) is equal to sin 0 plus cos 0 plus 7. Sin 0 is 0, cos 0 is 1, 1 plus 7 is equal to 8. And f of 2π is sin 2π plus cos 2π plus 7। अब sin nπ हमेशा 0 होता है, तो ये बनेगा 0, cos 2π मतलब -1 के पावर में 2 प्लस 7। अब ये -1 का स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा, प्लस 7 इज 8। तो हम देख सकते हैं कि f(0) और f(2π) की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 8 है। एज ए रिजल्ट f(0) is equal to f(2π). So we can say that all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Therefore all the conditions of Rolle's theorems are satisfied. So we can write there exists a point C belongs to closed interval 0 to 2π such that f dash c is equal to 0। तो ये जो f dash c equal to 0, इसका मतलब हमें f(x) के डेरिवेटिव निकाल के उसमें c डालना है। हियर f dash x इज, पहले हम f dash x निकाल लेते, तो f dash x इज cos x minus sin x, that's all, and therefore f dash c equal to 0 gives f dash c मतलब cos c minus sin c is equal to 0। इसका आगे हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो cos c equal to sin c,
अब इसको सॉल्व कैसे करना, हम जानते हैं कि 45 डिग्री एंगल के लिए ही साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। जैसे साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। इसका मतलब एक आंसर है π/4, 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन। सो सी इज़ π/4। और दूसरा π/4 का मल्टीपल, अब ऐसा मल्टीपल जो कि दोनों साइन कॉस के लिए सेम वैल्यू देता है। तो अगर आप ये क्वाड्रेंट सिस्टम देखें तो ये इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ और यहाँ साइन की वैल्यू सेम हो सकती है। तो इस क्वाड्रेंट में π/4 का मल्टीपल कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 π/4। तो इसीलिए 5 π/4 भी एक आंसर हो सकता है। तो c = π/4 और 5 π/4। इस तरीके से हमने c की वैल्यू निकाली। अब हम ये देखना है कि ये पॉसिबल c की वैल्यू में से 0 और 2π के अंदर कौन सा वैल्यू है। 0 से 2π के अंदर कौन सा वैल्यू देखने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये 0 डिग्री, ये पाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, π/4 का पोजीशन कहाँ पर है, ये है π/4 का पोजीशन। तो हमारे पास रेंज दिया है 0 to 2π। तो ये एंगल से लेकर यहाँ तक ये 1π हो गया और ये 2π, यहाँ तक का हमारे पास रेंज है। इसके अंदर का हमें सोल्यूशन चाहिए। तो क्या π/4 इसके अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है, π/4 इसके अंदर है। ये मैंने जो एंगल बनाया है ये हमारा इंटरवल दिया हुआ है, इसके अंदर π/4 है। दूसरा है 5 π/4। 5 π/4 यहाँ पर होता है। तो ये जो एंगल है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल भी उसी के अंदर आता है। इसके कारण से ये दोनों वैल्यू आंसर है। तो इस रोल्स थ्योरम में हमें कम से कम एक तो भी सी फाइंड करके दिखाना होता है। हमारे पास 2 आया, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ज़्यादा चलता है, लेकिन एक भी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो हमने 2 ला के दिखाया, एटलीस्ट 1। वी हैव शोन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 सी बिलोंगिंग टू द इंटरवल। सो हियर π/4, 5 π/4 belongs to the interval 0, 2π, and therefore Rolle's theorem is verified. That's all for this question. Next और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। द फंक्शन f(x) = x × x + 3 e⁻⁻ x/2 satisfies the conditions of Rolle's theorem on -3, 0. We have to find the value of c such that f' = 0. ये ऑलरेडी क्वेश्चन ने आपको 20% सोल्यूशन दे दिया है कि रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं। आपको सिर्फ f' = 0 ये यूज़ करके c की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब आपको ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसके बारे में कोई कमेंट देना नहीं है। तो फिर हम शुरुआत कुछ ऐसे कर सकते हैं, गिवन दैट f(x) satisfies all the conditions of Rolle's theorem. Also f' = 0. Therefore अब हम ये f' = 0 लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को f' निकालना पड़ेगा। तो हम पहले f' निकालते हैं। Now f(x) = x × x + 3 × e⁻⁻x/2। अब इसको डिफरेंशिएबल करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दैट इज इक्वल टू x² + 3x × e⁻⁻x/2। ये हमारा फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे कि आप जानते हैं इसे प्रोडक्ट रूल से करना है। f' = फर्स्ट × डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो e⁻⁻x/2 into -1/2 प्लस सेकेंड इंटू यानी कि e⁻⁻x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x + 3। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है कि दोनों टर्म्स में e⁻⁻x/2 कॉमन लिया है, ब्रैकेट में ये टर्म्स बचेंगे। फिर हमने एलसीएम किया है यहाँ पर, तो एलसीएम करते वक्त 2 से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया है, तो /2 आ गया। फिर ये 1/2 बाहर ले लिया मैंने एकदम ब्रैकेट के, और ब्रैकेट खोल दिया, -x² - 3x + 4x + 6। उसके बाद -x² एज इट इज़, -3 + 4 इज +x। फिर तीनों टर्म में से माइनस साइन को मैंने बाहर कर दिया,
तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। फिर इसके मैंने मिडिल टर्म करके फैक्टर्स निकाला जो आता है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये है हमारा सिंप्लीफाइड एफ डैश एक्स। ये हमने क्यों निकाला, मुझे एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है, इसीलिए मैंने ये निकाला। अब हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 गिव्स, ये कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे कि ये जो हमारा एफ डैश एक्स दिया हुआ है इसमें हम x के बदले में c लिखने वाले हैं और इक्वल टू 0 करने वाले हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 गिव्स, ये राइट हैंड साइड में -1/2 e टू द पावर -c/2 हो जाएगा, c प्लस 2 इंटू c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एफ डैश इक्वल टू 0 का मतलब ये क्वांटिटी इक्वल टू 0। अब इसमें 1/2 0 नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो 0 हो सकता है तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। सो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली से दैट देयरफॉर c इज इक्वल टू -2 और +3। तो ये हमारे टेंटेटिव c की वैल्यू है। अब ये टेंटेटिव वैल्यू में से अब देखिए जो रेंज हमें दिया गया है इंटरवल -3, -0, -2 -3, के अंदर है और 3 -3 के अंदर नहीं है। आपको अगर क्लियर करके समझना है तो ये है 0, ये -1, ये -2 और ये -3। तो हमारे पास -3 से 0 यहाँ से यहाँ तक इंटरवल दिया गया है। -2 का पोजीशन ये है तो उसके अंदर आता है वेरिएबल, और ये जो 3 है ये तो उसका राइट हैंड साइड में आता है, इस रेंज के अंदर नहीं आता करके 3 हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो हम सिर्फ रिपोर्ट वही करेंगे जो इस इंटरवल के अंदर है। सो हियर -2 belongs to that interval, closed interval -3, 0. So as per the requirement of the question we can write therefore required value of c, that f dash c is equal to 0 is c is equal to -2. That's all student. इसके साथ ही हमने रोल्स थ्योरम के टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करना ऐसे डिक्लेयर किया है। इसके आगे कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आगे के मिसलिनियस क्वेश्चन में हम डील करने वाले हैं। तो आप ज़रूर ये वीडियोस देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे लेक्चर भी देखिए और इसके बाद भी जो आने वाले लेक्चर्स है नेक्स्ट टॉपिक के वो भी आप रेगुलरली देखते रहिए। अच्छे से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप लोग अच्छे से मार्क्स अर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।